गुड मॉर्निंग। आज के एडिटोरियल पढ़ें उससे पहले कॉमन एरर्स को देख लिया जाए जो कि आधारित है इस एडिटोरियल के ऊपर। आज का एडिटोरियल भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ए हमारे देश के कानून व्यवस्था की बात करता है जिसके शिकार कई लोग हो रहे हैं, जिसकी चर्चा मैं अभी तुरंत करने वाला हूँ। पहले देख लेते हैं कॉमन एरर्स को। क्या कहता है आज का कॉमन एरर? पीपल शुड बी एट लिबर्टी टू शो इट्स अफेक्शन टूवर्ड्स देयर कंट्री इन देयर ऑन वे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पीपल लिखा हुआ है और पीपल इज़ अ प्लूरल नाउन। इट इज़ नोन टू एवरीवन। सारे लोग जानते होंगे कि पीपल क्या है, प्लूरल नाउन होता है। तो इसके साथ लगने वाले वर्ब और कोई भी प्रोनाउन जो इसके लिए यूज़ होता है वो भी क्या होना चाहिए, प्लूरल में होना चाहिए। तो पीपल शुड बी एट लिबर्टी टू शो इट्स नहीं होगा, यहाँ पे इट्स के जगह पे क्या हो जाएगा, दियर हो जाएगा। जैसा कि और कई जगहों पे आपने इस देखा होगा कि यहाँ पे इसके लिए पीपल के लिए यूज़ किया गया दियर दियर। तो पीपल शुड बी एट लिबर्टी टू शो देयर अफेक्शन टुवर्ड्स देयर कंट्री इन देयर ऑन वे। क्लियर? नाउ कम टू द सेकेंड वन, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये सवाल भी आ सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, जिसकी चर्चा इस एडिटोरियल में है। पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ये एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। The Chief Justice of India may set the tone for what would be a comprehensive reconsideration of a section that has been frequently and wrongfully used। मैंने बोल दिया इसका आंसर। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपने आंसर देख लिया होगा। फिर से पढ़ लीजिए इसको। The Chief Justice of India may set the tone for what would be a comprehensive reconsideration of a section that has been frequent and wrongfully used। एरर यहाँ पे है, देख सकते हैं यहाँ पे यूज्ड लिखा हुआ है, यूज किया गया है। यूज इज अ वर्ब। अब वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए। तो कैसे यूज किया गया इस सेक्शन को? रॉन्गफुली, गलत तरीके से, और कई बार, फ्रिक्वेंट या फ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंटली होगा, फ्रिक्वेंट नहीं होगा। ऐसे भी आप जानते हैं कि एक तरफ अगर एडवर्ब है तो दूसरी तरफ भी एडवर्ब ही होगा क्योंकि एंड से जुड़ा हुआ है। तो एंड से जुड़े हुए शब्दों के साथ ध्यान रखना है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच इधर है वो इधर भी होना चाहिए, दोनों तरफ सेम होना चाहिए। डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के टाइप पर डिपेंड करता है और वर्ड पे डिपेंड करता है जिसको एक क्वालिफाई कर रहा है। अगर यहाँ पे नाउन होता दोनों तरफ एडजेक्टिव होता, यहाँ पे चूंकि वर्ब को क्वालिफाई करना है इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, दोनों तरफ एडवर्ब हो गया। जहाँ तक मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। चलिए आखिरी सवाल को देख लिया जाए जो कॉमन एरर का है। इट इज़ ग्रेटिफाइंग। ग्रेटिफाइंग का मतलब होता है संतुष्टि भरा, संतोषजनक। टू नोट दैट, इस बात को नोट करना कि सुप्रीम कोर्ट वाइल इंडिकेटिंग इट्स इंटेंशन टू रिकन्सिडर द सेडिशन प्रोविजन इन द इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड किसको बोलते हैं? जो भारतीय आचार संहिता होती है, जो कानून व्यवस्था की बात करता है। हैव रेज्ड द क्वेश्चन मोस्ट रेलिवेंट टू द इशू। It is gratifying to note that the Supreme Court, while indicating its intention to reconsider the sedition provision in the Indian Penal Code, have raised question most relevant to the issue। आपने अपना आंसर ढूंढ लिया होगा। अब मैं बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू थिंक अबाउट दिस हैव। हैव के बारे में सोचना है आपको। दिस हेल्पिंग वर्ब हैज़ कम फॉर अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के लिए आया है, and you will have to guess the subject for this particular verb। इस पर्टिकुलर वर्ब के लिए आपको क्या ढूंढना है, एक सब्जेक्ट ढूंढना है। किसके लिए हैव आया है, किसने सवाल उठाया है, ये सोचो। इतना तो सोच सकते हैं ना। रेज द क्वेश्चन, सवाल उठाना। मोस्ट रेलिवेंट, जो रेलिवेंट है किसके साथ, इस इशू के साथ। तो सवाल उठाने का काम क्या है, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट एक ही है ना, तो इसके लिए हैव नहीं लगाएंगे, इसके लिए क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। तो हैव को रिप्लेस करेंगे हैज़ के साथ। तो आज के कॉमन एरर में आपने देखा कि पहले वाले एरर में इट्स नहीं होगा क्योंकि पीपल के लिए यूज़ करना है तो दियर हो जाएगा। सेकंड वाले में देखा आपने कि यहाँ पे जो दो वर्ड जुड़े हुए हैं एंड से, एक एडजेक्टिव है और एक एडवर्ब है। होना क्या चाहिए कि दोनों तरफ सेम तरह का वर्ड होना चाहिए। तो इधर एडजेक्टिव तो इधर भी एडजेक्टिव, इधर अगर एडवर्ब है तो इधर भी एडवर्ब, यानी दोनों तरफ एडवर्ब होगा क्योंकि यूज्ड को क्वालिफाई करना है जो कि एक वर्ब है। और आखिरी बारे में तो अभी बताया कि सुप्रीम कोर्ट के लिए वर्ब का यूज़ करना था
जो कि हैव लिख दिया गया था यहाँ पे, लेकिन होगा क्या, हैज़। अब बात कर लें आज की इस एडिटोरियल के बारे में। आज के एडिटोरियल की अगर बात करें तो इसकी चर्चा और भी कई बार हो चुकी है एडिटोरियल क्लास में ही, जिसमें बताया गया था कि एक हमारे देश में कानून है, एक प्रावधान है कानून के तहत, एक सेक्शन है, ऐसा कह लो, एक सेक्शन है जिसको 124A कहा जाता है, जिसका दुरुपयोग अक्सर सरकार के द्वारा और पुलिसकर्मियों के द्वारा होता है। अब सवाल ए कि धारा 124A है क्या, तो एक सेडिशन से रिलेटेड लॉ है, यानी राजद्रोह, देशद्रोह का कानून जिसको कहते हैं। यानी अगर कोई भी व्यक्ति कुछ ऐसी गतिविधि में इन्वॉल्व होता है जो देश के लिए खतरा हो या देश की गरिमा के खिलाफ हो, तो उसके खिलाफ एक धारा के तहत, जिसको 124A कहते हैं, उसके तहत उस पर देशद्रोह या राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाता है। लेकिन कई बार चूँकि इसका हाल फिलहाल में दुरुपयोग किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है, इसलिए इस पे रिकन्सिडरेशन की बात हो रही है, पुनर्विचार करने की बात हो रही है। आपको ये भी बताते चलें कि ये जो कानून है वो आज का नहीं है। जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी, उस समय ही ये कानून लाया गया था कि भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहे थे उसको सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए। तो वही सवाल यहाँ पे उठाया गया है लेखक के द्वारा कि क्या आज़ादी के 75 साल के बाद भी ऐसे कानून का हमारे देश में रेलिवेंस है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर इस पे फिर से विचार करना चाहिए। यही मूल रूप से इसमें बात करने वाली बात है। तो देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी आपको मिल जाएंगे, कुछ ऐसे फ्रेजेस भी आ सकते हैं। तो देखते हैं क्या इसमें कहानी है। जैसा कि इसका टाइटल आप देख रहे होंगे, लिखा हुआ है ओवर ड्यू रिव्यू। ओवर ड्यू का मतलब होता है इट इज़ एट टू बी डन, यानी अभी भी क्या है, वो लंबित है, मामला क्या है, लंबित है, यानी अभी भी नहीं हो पाया है। रिव्यू का मतलब उस पर विचार करना है ना, फिर से उस पर विचार करना। री मतलब फिर से, व्यू मतलब देखना, फिर से देखना यानी विचार करना। पूरी एडिटोरियल बात करेगा ऑन सेडिशन लॉ। जैसा कि मैंने बोला कि देशद्रोह या राजद्रोह को सेडिशन कहा जाता है, यानी राजद्रोह से रिलेटेड जो लॉ है उसके बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट्स रिमार्क, सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई है ऑन सेडिशन केसेस। किसको लेकर के, सेडिशन को केसेस को लेकर के। बोर्ड का मतलब होता है भविष्य में क्या होने वाला, ऐसा कुछ इंडिकेट करना, अच्छी तरह से इंडिकेट करता है भविष्य के बारे में। फॉर इट्स इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब होता है जिसको टाला नहीं जा सके। इनवैलिडेशन, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो रिमार्क है, टिप्पणी करता है कि भविष्य में ये जो है सेडिशन केसेस है वो इनवैलिड होने वाला है, निरस्त होने वाला है। इसको निरस्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, यानी इसको टाला नहीं जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का इशारा समझिए क्या कहना चाह रहा है। इट इज़ ग्रेटिफाइंग टू नोट दैट, इस बात पे को नोट करना संतोषजनक है कि, यानी ध्यान देना, उल्लेख करना संतोषजनक है कि द सुप्रीम कोर्ट वाइल इंडिकेटिंग इट्स इंटेंशन, सुप्रीम कोर्ट अपना इरादा जाहिर करने के दौरान टू रिकन्सिडर द सेडिशन प्रोविज़न इन द इंडियन पिनल कोड, और वो क्या इरादा था कि फिर से विचार किया जाए, द सेडिशन मतलब देशद्रोह का जो प्रोविज़न है, प्रावधान है, इन द इंडियन पिनल कोड, भारत के जो आचार संहिता है उसमें जो सेडिशन का प्रावधान है, राजद्रोह का प्रावधान है, उसके ऊपर विचार करने का। हैज़ रेज द क्वेश्चन, सवाल उठाया है, मोस्ट रेलिवेंट टू द इशू, जो कि बिल्कुल ही रेलिवेंट है, यानी समय के अनुकूल है, किसको, इस मामले में, यानी इस मुद्दे पर। यानी इस बात को देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक इंटेंशन जाहिर किया गया है, वो इंडिकेट करता है कि जो सेडिशन का प्रोविज़न जो विद्यमान है हमारे इंडियन पिनल कोड में, उस पर क्या किया जाए, फिर से विचार किया जाए। और ये एक ऐसा सवाल उठाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बिल्कुल ही रेलिवेंट है इस मुद्दे के साथ। आगे इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट हो रहा है, यानी ए स्टेटमेंट है। क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वाई डज सेक्शन 124A कंटिन्यू इन द स्टैट्यूट बुक। स्टैट्यूट बुक में मतलब होता है कानून की किताब, यानी
124 एज का जो सेक्शन है वो अभी भी कंटिन्यू क्यों है हमारे कानूनी किताबों में। इवन आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के 75 साल के बाद भी हमारे देश के कानून में धारा 124A अभी भी कंटिन्यू क्यों है, ये सवाल उठाया गया है। चीफ जस्टिस जिनका नाम है NV रमन, याद कर लीजिएगा इसको, हैज़ ऑल्सो पॉइंटेड टू द रैम्पेंट मिसयूज़। रैम्पेंट का मतलब होता है जो बार बार उसका मिसयूज़ किया जाए, ऑफ द सेक्शन। ऐसे रैम्पेट का मतलब होता है तोड़फोड़ भी, लेकिन यहाँ पे रैम्पेज का मतलब होता है तोड़फोड़। एक इससे मिलता जुलता वर्ड है रैम्पेज, RAMPAG, रैम्पेज मतलब तोड़फोड़। तो जो बार बार इसका मिसयूज़ हो रहा है, ठीक है, ऑफ द सेक्शन बाय द पुलिस अक्रॉस द कंट्री के चारों तरफ अगर देखें तो पुलिस के द्वारा इस धारा का, सेक्शन का, जो कि 124A है, उसका मिसयूज किया जा रहा है। एंड रिमाइंडेड द गवर्नमेंट दैट इट वाज अ लीगल प्रोविजन दैट द कॉलोनियल रिजीम हैड यूज्ड टू सप्रेस द फ्रीडम मूवमेंट। और उन्होंने ध्यान दिलवाया सरकार को कि ये एक ऐसा प्रावधान था, लीगल प्रावधान था, जो कि कॉलोनियल रिजीम, कॉलोनियल किसके लिए बोला गया, जो ब्रिटिश के राज्य में होता था, हैड यूज टू सप्रेस द फ्रीडम मूवमेंट। वो इसका इस्तेमाल करते थे हमारे देश में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ करता था उसको सप्रेस करने में, यानी दबाने में। यानी ये जो NV रमन है अपने स्टेटमेंट में बोल रहे हैं ये सारी बातें कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी सेक्शन 124A को क्यों कंटिन्यू किया जा रहा है हमारे कानून की किताबों में, ठीक है, ये जानते हुए कि इसका इस्तेमाल पुलिस के द्वारा गलत तरीके से मिसयूज़ किया जा रहा है। और सरकार को भी इस बात को रिमाइंड करवाया कि ये जो प्रोविज़न है वो अंग्रेज़ लोग, यानी जो ब्रिटिशर्स यूज़ किया करते थे हमारे देश में फ्रीडम मूवमेंट को, यानी जब आप देश के लिए आज़ादी की मांग कर रहे थे उसको दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए। द इश्यूज़ फ्लैश्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फ्लैश्ड बाय का मतलब क्या होता है, फ्लैग करना मतलब उसको और क्या करना, हवा दे देना, उसको और बढ़ा देना। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा इसको और हवा दे दिया गया। मे सेट द टोन फॉर व्हाट वुड बी अ कॉम्प्रिहेंसिव रिकन्सिडरेशन ऑफ अ सेक्शन दैट हैज़ बीन फ्रिक्वेंटली एंड रॉन्गफुली यूज्ड। जो हवा दे दिया गया, यानी बढ़ा चढ़ा दिया गया इस इशू को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, कहा गया मे सेट द टोन फॉर, ये एक टोन सेट कर सकता है, मतलब ये आवाज़ बन सकता है, फॉर व्हाट वुड बी कॉम्प्रिहेंसिव रिकन्सिडरेशन, जो कि एक व्यापक, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक, रिकन्सिडरेशन का मतलब होता है पुनर्विचार करना, ऑफ अ सेक्शन, इस सेक्शन पे, सेक्शन मतलब धारा पे, दैट हैज़ बीन फ्रिक्वेंटली एंड रॉन्गफुली यूज्ड, जो कि लगातार, मतलब फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार, और रॉन्गफुली मतलब होता है गलत तरीके से यूज़ किया गया है, स्पेशली इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, खास करके पिछले कुछ सालों में। यानी जो इशू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा उठाया गया वो एक आवाज़ बुलंद कर सकता है, एक टोन सेट कर सकता है कि इसका एक व्यापक रिकन्सिडरेशन हो, और जो कि जिसका इस्तेमाल बार बार गलत इरादे से किया जाता है, खास करके हाल फिलहाल के जो सालों में ऐसा हो रहा है। क्यों किया जा रहा है इसके बारे में बात करते हैं। टू सप्रेस डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है जो आपके खिलाफ होते हैं, यानी जिसमें मतभेद रखते हैं, जो आपसे अलग रखते हैं। टू सप्रेस डिसेंट, क्रिमिनलाइज स्टूडेंट पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म, और कोई भी अगर कठोर, स्टूडेंट का मतलब होता है कठोर, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, क्रिटिसिज्म मतलब होता है आलोचना, को क्या करने के लिए, क्रिमिनलाइज करने के लिए, यानी आपराधिक घोषित करने के लिए। यानी इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है कि कोई व्यक्ति अगर आपके खिलाफ है, जैसे अभी किसान का आंदोलन चल रहा है, तो उसमें कई लोगों पे क्या कर दिया गया कि किसान जो देशद्रोही हैं, ठीक है, उस पर देशद्रोह का ठप्पा लगा दिया गया। या फिर कह लो कि कोई भी व्यक्ति अगर आपकी आलोचना, राजनीतिक आलोचना करता है, कठोर आलोचना करता है, तो उसको क्रिमिनलाइज कर देते हो कि क्रिमिनल की श्रेणी में ले आते हो।
एंड टेंट, टेंट का मतलब होता है कि किसी की छवि को धूमिल कर देना या फिर कह सकते हो उस पर धब्बा लगा देना। तो टेंट ओपोनेंट्स विद द टैग ऑफ बीइंग एंटी नेशनल, यानी जो ओपोनेंट्स यानी जो आपके विरोधी हैं उन पे एक टैग लगा देते हो, किस चीज़ का, एंटी नेशनल का, यानी एंटी नेशनल होने का क्या लगा देते हो, एक धब्बा लगा देते हो, ठप्पा लगा देते हो। यानी इसका इस्तेमाल अब इसलिए हो रहा है, यानी इसका इस्तेमाल सही मायने में नहीं हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ बोलता है, आपके विरोध करता है, आपको क्रिटिसाइज़ करता है, तो आप क्या करते हैं, उस विरोधी को उसके ऊपर देशद्रोही का ठप्पा लगवा देते हैं। इवन दो इट इज़ ऑफन आर्ग्यूड दैट, इसके बावजूद भी कि इसके बारे में हमेशा से आर्ग्यू किया गया है, मतलब इस पे बहस की जाती है कि द मिसयूज़ ऑफ लॉ अलोन डज नॉट रेंडर इट इनवैलिड, यानी इस पे आर्ग्यू होता आया है क्या कि अगर कोई आदमी लॉ कानून का मिसयूज़ करता है तो अकेले इसके माध्यम से यानी इसके कारण आप इसको इनवैलिड नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट रेंडर इट इनवैलिड, यानी इसको इनवैलिड नहीं ठहरा सकते हो। ये तो गलती उस इंसान की ना, क्योंकि जो गलत यूज़ कर रहा है इसका। देयर इज़ अ स्पेशल केस टू स्ट्राइक डाउन सेक्शन 124A, इसके लिए एक स्पेशल केस होना चाहिए, क्या करने के लिए, स्ट्राइक डाउन। स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है नलीफाई, यानी निरस्त करना, यानी इसको रद्द करने के लिए, किसको, सेक्शन 124A को। यानी इस आधार पे नहीं कि कोई आदमी इसका मिसयूज़ कर रहा है तो हम लोग कानूनी को ही हटा दें, इसके लिए एक स्पेशल केस होना चाहिए जिसके कारण 124A को क्या किया जाए, स्ट्राइक डाउन किया जाए, निरस्त किया जाए। बिकॉज, क्योंकि ऑफ इट्स इनहेरेंट पोटेंशियल फॉर मिसयूज, अब इसके अंदर एक ताकत है जो कि इसके अंदर है, इनहेरेंट मतलब इसके अंदर है, एक पोटेंशियल है जो अपने आप को ही मिसयूज़ करवा लेता है, यानी कुछ ऐसी इसमें खामियां कह लो, इसके अंदर एक ताकत है जो मिसयूज़ हो ही जाता है। देयर इज़ अ पैटर्न ऑफ behavior among all regimes that indicate a proclivity to invoke it without examining applicability to the facts of any case। कहा गया कि इसमें एक पैटर्न है, एक तरीका है बिहेवियर का, among all regimes, जो जो शासन में रहे हैं सब के साथ ऐसा होता है कि इसमें कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि कोई भी अगर सत्ता में आ जाए वो इसको इसको इस्तेमाल करता है। इंडिकेट अ प्रोक्लिविटी का मतलब होता है वो दर्शाता है उसकी इच्छा, टू इन्वोक इट, इसको इन्वोक करने का मतलब लादना, किसी के ऊपर लगाना, विदाउट एग्जामिनिंग, बिना एग्जामिन किए हुए, जांच किए हुए, इट्स एप्लीकेबिलिटी, कि एप्लीकेबल है वहाँ पे कि नहीं है, टू द फैक्ट्स को के ऊपर, ऑफ एनी केस, यानी इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हर जो सरकार है उसको अच्छा लगता है। इसको अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि जो भी लोग इसके खिलाफ कुछ बोलते हैं तो बिना कुछ एग्जामिन किए हुए इस कानून को उसके ऊपर लाद देते हैं। रिसेंट केसेस शो दैट, हाल फिलहाल के जो केसेस आए हैं वो दिखाते हैं या दर्शाते हैं कि सेडिशन इज़ यूज्ड फॉर 3 पॉलिटिकल रीजन्स, सेडिशन का इस्तेमाल 3 राजनीतिक कारणों के लिए होता है। वो 3 कानून कौन कौन से, कारण कौन कौन से हैं, टू सप्रेस क्रिटिसिज्म, अगर आलोचना, जो आपके आलोचक हैं वो आपकी आलोचना कर रहे हैं तो उसको दबाने के लिए, एंड प्रोटेस्ट्स अगेंस्ट द पर्टिकुलर पॉलिसीज़, यानी कोई भी व्यक्ति आपके पॉलिसीज़ यानी नीतियों के लिए अगर वो प्रोटेस्ट कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, तो उसको दबाने के लिए, यानी आलोचक और जो आपके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट कर रहा है उसको दबाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड प्रोजेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू क्रिमिनलाइज डिसेंटिंग ओपिनियन फॉर ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स, लॉयर्स, एक्टिविस्ट्स एंड जर्नलिस्ट्स एंड टू सेटल पॉलिटिकल स्कोर्स। और इसका इस्तेमाल कहाँ दूसरी तरफ हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर एक प्रोजेक्ट बन गया सरकार की, टू क्रिमिनलाइज करना यानी अपराधीकरण करना, किस चीज़ का, डिसेंटिंग ओपिनियन। डिसेंटिंग का मतलब होता है जो आप बोल रहे हैं उससे जस्ट अपोजिट ओपिनियन जो रखता है, यानी जो प्रखर हो करके आपका विरोध करता है आपकी बातों का, तो डिसेंटिंग उसी को बोलते हैं। तो डिसेंट का मतलब ही होता है जो विरोध में हो।
जैसे हो सकते हैं कौन कौन, जैसे कोई ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हो गया, लॉयर्स हो गया, एक्टिविस्ट हो गया, ये जर्नलिस्ट हो गया। अगर आपके खिलाफ अगर बोलता है तो आप इसको क्या कर देते हो, क्रिमिनलाइज कर देते हो, यानी अपराधीकरण कर देते हो कि ये सारे लोग अपराधी हैं। और अगर सेटल करना है आपको पॉलिटिकल स्कोर्स को, यानी राजनीति में अगर आपको किसी से बदला लेना है, ठीक है, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, समटाइम्स विथ कम्युनल ह्यूज़। और कभी कभी तो इसको कौन सा रंग दे दिया जाता है, कम्युनल का मतलब होता है सांप्रदायिक रंग दे दिया जाता है। यानी कहना ये चाह रहे लेखक कि इस कानून का इस्तेमाल जो है 3 कारणों से होता है। एक तो होता है कि किसी के क्रिटिसिज्म को दबाने के लिए आपके खिलाफ हो रहा है। दूसरा, कोई भी अगर पत्रकार हो, लॉयर्स हो, एक्टिविस्ट हो, या कोई भी व्यक्ति अगर आपके खिलाफ कुछ लिखता है, बोलता है, उसको क्रिमिनलाइज करने के लिए। और तीसरी बात ये बोला गया है कि आप अपनी पुरानी दुश्मनी को, यानी पुराना जो स्कोर है उसको सेटल करना चाहते हैं, बदला लेने की नीयत से, या कभी कभी सांप्रदायिक रंग दे करके इसको रोकने का प्रयास, इसको क्रिमिनलाइज करने का प्रयास करते हैं। तो इन सब कारणों से 124A जो है बदनाम हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ नॉट टू बी फॉरगॉटन दैट, इस बात को भूला नहीं जाना चाहिए कि section was upheld in 1962 by a constitution bench mainly by reading down the import of the terms। इस बात को भूलना नहीं है कि ये जो सेक्शन है इसको अपहेल्ड कर दिया गया था। अपहेल्ड का मतलब होता है कंटिन्यू करना, है ना, ये नहीं कि उस पर रोक लगा दिया था। तो 1962 में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इसको क्या किया था, कंटिन्यू किया था। और उसने रीड डाउन का मतलब होता है बताना, एक्सप्लेन करना। तो इम्पोर्ट ऑफ द टर्म्स, इसमें कौन कौन से टर्म्स को शामिल किया गया है ये बताया गया है। किसके द्वारा, 1962 में जो फैसला आया है उसमें। इसमें जो शब्द शामिल किए गए हैं, ब्रिंग इनटू हेटेड और कंटेम्प्ट, अगर कोई भी चीज़ जिससे घृणा और कंटेम्प्ट मतलब घृणा, और हेटेड का मतलब भी वही होता है, अगर फैलता है तब ये आएगा इसके अंदर। और टू क्रिएट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ, कानूनी तौर पे अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ, यानी सरकार की जो इस्टेब्लिशमेंट है उससे डिसअफेक्शन शो करता है, यानी स्नेह नहीं शो करता है, तो इसके अंतर्गत इस कानून को इम्पोज किया जा सकता है। एंड लिमिट इट्स स्कोप टू ओनली दोज इंस्टांसेस ऑफ पीपल और राइटिंग दैट शो pernicious tendency to create public disorder। और इसने लिमिट कर दिया है अपने स्कोर को, जिसमें कहा गया कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स, स्टांसेस, परिस्थिति या कोई स्पीच जो, या कोई राइटिंग, लिखा हुआ चीज़ जो दिखाता है परनिशियस मतलब हानिकारक, टेंडेंसी मतलब इरादा, टू क्रिएट पब्लिक डिसऑर्डर, यानी कोई भी व्यक्ति अपने स्पीच के माध्यम से, राइटिंग के माध्यम से अगर पब्लिक डिसऑर्डर उत्पन्न करता है, उसकी अगर टेंडेंसी है जो कि हानिकारक है, तो ऐसी स्थिति में इस कानून के तहत उसको रखा जाएगा। यानी जो 1962 में जो बेंच बैठी हुई थी उसने कहा कि कोई भी चीज़ जो कि घृणा उत्पन्न करे, सरकार के इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ डिसअफेक्शन शो करे, या फिर कोई ऐसा स्पीच या राइटिंग हो जिसके कारण पब्लिक डिसऑर्डर उत्पन्न हो सकता है, तो इसे देशद्रोह माना जाएगा। ये 1962 में ऐसा समझा गया। विदाउट दिस एटेन्यूएटेड इंटरप्रेशन, मतलब एटेन्यूएटेड का मतलब होता है जो क्षीण होता है, कुछ ज़्यादा विस्तारित नहीं होता है। द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन फ्री स्पीच बाय सेक्शन 124A वुड हैव बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो एक छोटा सा ये क्या किया गया, इंटरप्रेट किया गया इसको। तो जब सेक्शन 124A इम्पोज किया जाएगा तो ये फ्री ऑफ स्पीच जो हमारा देश का है, यानी स्वतंत्रता है बोलने की, अगर इस पे विचार किया जाएगा तो ये तो 124 अपने आप में क्या हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। कि हमारा जो मौलिक अधिकार है बोलने की आज़ादी, और ये बोल रहा है कि बोलने पर ही रोक लगा दो। अगर सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलता है, उसकी जो योजनाओं का विरोध करता है, तो उसको देशद्रोही माना जाए, तो ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया ना।
तो अगर इस पे विचार किया जाता, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच के, फ्री स्पीच पे अगर विचार किया जाता, तो ये अपने आप में क्या है, असंवैधानिक है। द कोर्ट इज़ नाउ सीज्ड ऑफ सेवरल केसेस। अभी जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, उसने सीज कर लिया है, जब्त कर लिया है कई ऐसे केसेस दैट सीक अ इनकंसिडरेशन ऑफ रिकंसिडरेशन, जिसको चाहिए क्या, रिकंसिडरेशन ऑफ द 1962 वर्डिक्ट। इसमें 1962 की जो वर्डिक्ट है उसमें रिकंसिडरेशन की ज़रूरत है, फिर से उस पर विचार करने की ज़रूरत है। साइटिंग मोर रिसेंट जजमेंट्स एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डॉक्ट्राइन्स दैट हैव बीन सब्सिक्वेंटली इवोल्व्ड। कह रहा है कि ये साइट करते हुए, दिखाते हुए, बताते हुए कि जो हाल फिलहाल के जो जजमेंट्स हैं वो एक्सपेंड कर रहे हैं द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी जो हमारा स्कोप है किस चीज़ का, फंडामेंटल राइट्स का, मूलभूत अधिकार का, उसको जो हाल फिलहाल के जजमेंट है उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। एंड डॉक्ट्राइन दैट, एक जो सोच है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। इवॉल्व का मतलब होता है बढ़ाना, यानी हाल फिलहाल के जो फैसले हैं इसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स को और थोड़ा बढ़ाने की बात की जा रही है। और 1962 की बात अगर करें तो इसमें और क्या किया गया, रेस्ट्रिक्ट करने की बात हो गई। इन पर्टिकुलर द चिलिंग इफेक्ट दैट अ लॉ में हैव ऑन फ्री स्पीच एंड द वेग एंड ओवरबोर्ड डेफिनेशन ऑफ सेडिशन दैट रेंडर्स बोथ proactive, provocative and innocuous speeches or writings equally liable for precaution are points to be examined। अब कह रहा है कि खास करके इन पर्टिकुलर द चिलिंग इफेक्ट। चिलिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब कोई कानूनी प्रावधान के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप इफेक्ट करने की कोशिश करते हो, बोलने की जो आज़ादी है उसको क्या करने की कोशिश कर रहे हो, प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये चिलिंग इफेक्ट कहलाता है। तो वही कह रहा है कि चिलिंग इफेक्ट जो देखने को मिल रहा है दैट इन अ लॉ, कानून में, मे हैव ऑन फ्री स्पीच, वो किस पे है, ये हो सकता है कि फ्री स्पीच पे है। द वेग, वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, एंड ओवर ब्रॉड, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा विस्तारित है, जो क्लियर नहीं है डेफिनेशन, यानी डेफिनेशन जो है वो क्लियर नहीं है। दैट रेंडर्स बोथ, जो कि दोनों को ठहराता है, किसको किसको, प्रोवोकेटिव, जो कि प्रोवोकेटिव हो सकता है, या फिर इनोक्यूअस हो सकता है, जो कि हानिकारक स्पीच नहीं है, और राइटिंग्स इक्वली लिएबल फॉर प्रिकॉशन, यानी एक ऐसी व्यवस्था है, ओवर बोर्ड है, जो इसमें देखा जाता है एक वैसा स्पीच जो प्रोवोकेटिव है, यानी जो कि प्रोवोक करता है, उकसाने वाला होता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा भी स्पीच है जो कि इनोक्यूअस है, हानिकारक नहीं है। तो ऐसे स्पीच और राइटिंग्स जो होते हैं, चाहे वो हानिकारक हो या ना हो, दोनों के लिए इक्वल जो प्रावधान है, और दोनों को क्या, प्रोसिक्यूशन, यानी दोनों को सज़ा मिलती है, यानी दोनों को इसमें केस कर दिया जाता है। ये ऐसे कुछ पॉइंट्स है जिसको एग्जामिन करना चाहिए, यानी लेखक कहना ये चाह रहे हैं कि चाहे वो स्पीच हेटर्ड उत्पन्न करने वाला हो, उकसाने वाला हो, या कभी हानिकारक ना हो, दोनों के लिए एक ही प्रावधान कर दिया गया है, दोनों को ही इसमें सज़ा मिलती है। तो इन सब चीज़ों को एग्जामिन करने की ज़रूरत है। इन 2016 की बात है, द गवर्नमेंट इट सेल्फ एडमिटेड इन पार्लियामेंट, सरकार खुद एडमिट मतलब कबूल की है पार्लियामेंट में, दैट द डेफिनेशन ऑफ सेडिशन इज़ टू वाइड, जो डेफिनेशन है, परिभाषा है सेडिशन मतलब राजद्रोह की, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, वाइड है, विस्तारित है, एंड रिक्वायर्स रिकन्सिडरेशन, इस पर पुनर्विचार की ज़रूरत है। किसने कहा, सरकार खुद मानती है पार्लियामेंट में कि जो ये डेफिनेशन है सेडिशन का वो बहुत ही व्यापक है और इसमें फिर से विचार करने की ज़रूरत है। द लॉ, कानून, कमीशन ऑल्सो रिलीज्ड अ कंसल्टेशन पेपर, यानी परामर्श पत्र जिसको बोलते हैं, इसमें आप अपने अपने विचार उत्पन्न कीजिए। इन 2018 दैट शेर, जिसने कहा इन अ डेमोक्रेसी सिंगिंग फ्रॉम द सेम सॉन्ग बुक इज़ नॉट अ बेंचमार्क ऑफ पैट्रियोटिज्म, यानी उसने टिप्पणी कहा में कहा, किसने,
लॉ कमीशन ने कहा, यानी कानून का जो विभाग है उसने कहा एक परामर्श पत्र जारी करते हुए 2018 में कि एक ही किताब से जो गाना गाते रहते हो, यानी कहना ये चाह रहा है कि हमारे देश में कानून जो बना है उसका एक बेंचमार्क नहीं होता है पैट्रियोटिज्म का, यानी ये नहीं कि ये लिमिट है, इससे आगे आप नहीं आ सकते हो। तो एक ही राग बार बार आलापते रहना, यानी कानून की एक ही जो धारा है उसको बार बार थोपते रहना, उसमें कोई भी बदलाव नहीं करना, ये हमारे देश के बेंचमार्क नहीं है। मतलब एक नहीं कि इस पर निर्धारित कर दिया गया कि इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते। तो ये पैट्रियोटिज्म के लिए कोई पैमाना नहीं है, ये कहना चाह रहा है। पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देश, मतलब देश प्रेम। पीपल शुड बी एट लिबर्टी टू शो देयर अफेक्शन टुवर्ड्स देयर कंट्री इन देयर ऑन वे। लोगों को क्या करना चाहिए? लिबर्टी देनी चाहिए, छूट देनी चाहिए। क्या करने के लिए? टू शो देयर अफेक्शन, अपने अफेक्शन को दर्शाने के लिए। अफेक्शन मतलब स्नेह, अपने देश के प्रति उनके स्नेह को दर्शाने के लिए उनको छूट मिलना चाहिए, लिबर्टी, आज़ादी मिलनी चाहिए उनके अपने तरीके से, यानी वो अपने तरीके से देश के प्रति अफेक्शन शो करें, इसके लिए उनको आज़ादी मिलनी चाहिए, ये कहना है। वाइल इशूइंग फ्रेश गाइडलाइंस एंड सेफगार्ड्स इन वन वे ऑफ क्वेलिंग द पोटेंशियल फॉर इट्स मिसयूज। वाइल इशूइंग फ्रेश गाइडलाइंस, नए गाइडलाइन को को क्या करते हुए, इशू करते हुए, और सेफगार्ड्स मतलब जो बचाव की जो इसकी स्थिति है, इस वन वे एक तरीका है, ऑफ क्वेलिंग, क्वेलिंग का मतलब होता है समाप्त करना, कम करना, द पोटेंशियल ऑफ इट्स मिसयूज, इसकी जो मिसयूज होने की ताकत है उसको बचाया जा सकता है, किसके माध्यम से? एक नए गाइडलाइन को जारी करके। इट विल बी मोर हेल्पफुल इफ सेक्शन 124A इज स्ट्रक डाउन ऑल टुगेदर। और लेखक कहते हैं कि ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा जब पूरी तरह से सेक्शन 124A को स्ट्रक डाउन कर दिया जाए, यानी अवैध घोषित कर दिया जाए, इसको निरस्त कर दिया जाए। ठीक है, तो आज के एडिटोरियल में हम लोगों ने मुख्य रूप से बात की है धारा 124 जो कि सेडिशन के सेक्शन से रिलेटेड है, और इसके बारे में इसकी क्या कमियां हैं और क्यों इसका इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।